Yes, ma'am. Ma'am. लेट्स रिकॉल कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। सबसे पहले की पॉइंट्स लिख लेते हैं लास्ट लेक्चर के। तो सबसे पहले हम लोग बेटा बात कर रहे थे एडिशन रिएक्शंस की, और एडिशन रिएक्शंस में वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस जिसमें से मैंने आपको दो तरीके से बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं वो दो काइंड के हो सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आपका पॉजिटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल बेटा क्या हो, न्यूट्रल हो, है ना। हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के लिए जब रिएक्शन कराया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडिशन रिएक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारे पास कौन आते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, मेनली यही होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एल्कीन है और मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, समवन लाइक दिस। तो E प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 1 में क्या होता है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है। स्टेप 1 में हमारा पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और इसका जो काउंटर आयन होता है वो निकल जाता है। जब वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है तो दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और जो दूसरी पोजीशन है वहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और यही स्टेप 1 जो है वो मेरे रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा, आरडीएस स्टेप होगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि रिएक्शन का जो रेट है वो इसी स्टेप से पता करेंगे, क्योंकि हमें पता है केमिकल काइनेटिक्स में जो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उसी से हम रेट पता करते हैं। तो रेट अगर पता करेंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, की कार्बोकेटाइन की क्या स्टेबिलिटी है, उस बेसिस पे जो है उस रेट ऑफ कार्बोकेटाइन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। फिर स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन जो है वो काफी फास्ट स्टेप है। तो जैसे ही आपका कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया, यहाँ E है, तो जो काउंटर आयन था हमारा A- वो जाके अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि बाय बॉन्ड की जगह 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं और ये रिएक्शन हाईली फीजिबल होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है और एक वीकर बॉन्ड को तोड़कर आपने टेक्निकली क्या बना लिया है, 2 स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फीजिबल होगा और ऐसा लगेगा कि पाई बॉन्ड की जगह 2 ये बंदे जो है आके ऐड हो गए पाई बॉन्ड पे, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और स्लोएस्ट स्टेप में क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो है नाम दिया जाता है। नाउ सिंस यहाँ पे कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो जब भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट होता है तो कार्बोकेटाइन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन जब भी कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है तो वो रीअरेंजमेंट में जा सकता है। और हमने सारी तरीके के रीअरेंजमेंट जो पढ़ लिए थे कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, 1 to अल्काइल शिफ्ट कैसे होता है, अल्काइल शिफ्ट किस प्रकार से होता है, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, एंड रिंग कंप्रेशन क्या होता है। तो ये हम लोगों ने चारों तरीके के जो है रीअरेंजमेंट भी स्टडी कर लिए थे एक एक एग्जाम्पल करके। और तो ओवरऑल हम देखा जाए तो हमें ये सारी चीजें के बारे में जो है इंफॉर्मेशन पहुंच गई, ठीक है। हमने ये भी गिन लिया था लास्ट क्लास में कि जब मेरे पास ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कैसे निकाला जाता है, मेजर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, और ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स में अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व करें तो हम लोग जो है किस प्रकार से ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो है गिन सकते हैं। यहाँ तक बात सबको क्लियर थी, राइट। अब जरा 2-3 चीजें हम आगे पढ़ेंगे। हम आज जो है केस नंबर 2 लेके चलेंगे कि जब मेरा इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होगा तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा, तब भी वहां पे कोई रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी, और अगर होती है तो किस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है पिक्चर में आएगी। तो वो आज का हमारा टॉपिक है। ये वाला टॉपिक हम जो जिसकी डिस्कशन कर रहे थे वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज केस 2 व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल इज न्यूट्रल। Attacking electrophile is neutral.
राइट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है बेटा वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब मैं एक बार जो है आप लोगों को दो डिफरेंट मैकेनिज्म बता दूंगी, तो उसके बाद हम जितने भी रिएक्शंस करेंगे उसमें आप ऑटोमेटिकली पता कर लेंगे कि रिएक्शन 1 फॉलो करेगा या केस 1 फॉलो करेगा या केस 2 फॉलो करेगा। तो अब हम आते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस पे। देखिए हैलोजेंस के एडिशन में क्या होता है, जैसे आपके पास एक एल्कीन है और उस पे हमने एक हैलोजन डाला XX, ठीक है। अब एल्कीन में सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके चल रही हूं लाइक दिस, तो वी हैव अ सिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। अब आप देखेंगे जब आप X2 का एडिशन कर रहे हैं वो भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 में, तो यहाँ पे क्योंकि X2 है तो यहाँ पे कोई पोलैरिटी तो है नहीं, प्लस माइनस तो जैसा कुछ डेवलप नहीं हुआ, जबकि पिछले केस में आप HX का एडिशन कर रहे थे, तो HX मतलब HCl लाइक दैट, उस केस पे पोलैरिटी डिफरेंस होने की वजह से H प्लस और X माइनस एग्जिस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं कह रही थी कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। बट नाउ आप एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसमें कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है, जिस वजह से अगर पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है या बहुत कम है कि प्लस और माइनस डेवलप नहीं हो रहा, तो हम केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं, राइट। नाउ इस केस में क्या डिफरेंट है पुराने केस से? पुराने केस में जब एल्कीन पे HX डाला जाता है तो हमें पता होता है, क्योंकि इतना ज्यादा पोलैरिटी डिफरेंस है कि वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई हाँ ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल है और ये पूरा एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज इन दोनों में अच्छा खासा चार्ज डिफरेंस है, तो पाई बॉन्ड सीधा इलेक्ट्रोफाइल को जो है अटैक करता है। बट नाउ यहाँ पे डेल पॉजिटिव यहाँ पर है, किस पर है कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा चार्ज डिफरेंस नहीं है। तो जब मेरा पाई बॉन्ड जाके इस पे अटैक करता है और एक बॉन्ड मेरा यहाँ से टूटता है, बट सिंस क्योंकि ये X पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं रख रहा था, ये खुद भी नहीं समझ पाता कि मुझे इस कार्बन पे जाके लगना है या इस कार्बन पे जाके लगना है। आप इसे दो तरीके से समझ सकते हो, एक तरीका जो मैंने आपको समझाया, या फिर आप दूसरा ऐसा समझ लीजिए कि पाई बॉन्ड जो है उसको आप पहले से एज्यूम कर लो कि वो ब्रेक हो चुका है, तो जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा? ये बॉन्ड इसलिए ब्रेक होगा क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 4 स्पीशीज इसके क्लोज विसिनिटी में प्रेजेंट है, और ये 4 स्पीशीज इस पाई बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन क्रिएट करेंगे, जिस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और H प्लस नेगेटिव पे जाके लगेगा, और जो पॉजिटिव है उस पर सेकेंड स्टेप में X माइनस लग जाएगा। तो ओवरऑल ये यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि HS इज इनफ इलेक्ट्रोफिलिक टू पोलराइज पाई बॉन्ड, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पोलराइजेशन है वो सिर्फ डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव है, और ये चार्जेस सफिशिएंट नहीं है पाई बॉन्ड को पोलराइज करने के लिए। तो पाई बॉन्ड कहीं बीच मझधार में फंसा है, प्लस यहाँ आए या प्लस यहाँ आए, नेगेटिव यहाँ आए या यहाँ आए, कहाँ आए समझ नहीं आता। इस वजह से जब ये X जो है जाके लगता है तो ये X दोनों ही पोजीशंस पे साइमल्टेनियसली अटैक कर जाता है और एक इस तरीके का हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। इस हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट को बेटा बोला जाता है हैलोनियम आयन, राइट। तो आप समझ गए ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है कि पाई बॉन्ड प्रॉपरली चार्ज सेपरेशन करके पोलराइज हो सके। तो जब पोलराइजेशन प्रॉपर नहीं है तो X को समझ नहीं आता पॉजिटिव कहाँ पर आएगा कहाँ नहीं आएगा, तो वो दोनों जगह लग जाता है। और ये होता है मेरे रिएक्शन का स्टेप नंबर 1, राइट, एंड यही मेरा RDS स्टेप भी है। बट एज वी ऑल नो कि ये कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा, काफी बेकार दिख रहा है। क्यों? 2 रीजंस है इसकी अनस्टेबिलिटी की। एक, हैलोजन इज बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि halogens are electronegative and the positive charge is not stable. The second unstability reason is this 3-membered ring which is formed. The 3-membered ring is highly strained. That we all know कि वो strain है, इसके वजह से ये halogen को बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही यहाँ पे लगने में, और जब ये इस पर अटैक किया है तो ये ऑलरेडी अपने एक X माइनस को यहाँ से हटा चुका है ना। अब पॉइंट ये है कि अब ये X माइनस क्या करेगा यहाँ पे, ये समझने की बात है। देखिए क्या होगा,
जैसे हमने बताया कि ये वाला स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल है, तो अब इस हैलोजन को जो है इस चंगुल से बाहर निकलना है, तो वो कहेगा कि भाई सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टू डू इज, मुझे अपने आप से पॉजिटिव चार्ज हटाना है, क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता। और पॉजिटिव चार्ज हटाने का एक तरीका है कि आप या तो इस सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचो, या फिर इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचो। लेकिन अगर ये बंदा, सोचिए, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। सिमिलरली यहां से खींचेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, डेल पॉजिटिव यहां पर भी उतना ही स्टेबल है जितना यहां पे स्टेबल है, बट ये कहेगा भाई ऐसा तो चलेगा नहीं कि तेरे पॉजिटिव चार्ज हटाने के चक्कर में मैं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लूं। हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव मैं बर्दाश्त करूंगा, पूरा पॉजिटिव नहीं लूंगा, तो रिंग अपने आप तो नहीं टूटेगी। तो ये अपनी मदद मांगेगा एक्स माइनस की कि भैया आके हेल्प करो। तो ये एक्स माइनस जाके किसी कार्बन में, इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। और ऐसे करने पे इस कार्बन पे एक्स ने यहां पर अटैक किया, ये बॉन्ड सिग्मा ऑलरेडी है इसका, यहाँ आर, यहाँ एच, और ये बॉन्ड जब खुला तो ए एक्स यहाँ लग गया। तो फाइनल प्रोडक्ट तो ये है कि एल्कीन पे जब आप X2 डालते हैं CCl4 में, तो दोनों X जो है जाके ऐड हो जाते हैं। बट ये जैसे दिख रहा है ये वैसे नहीं होता, ये रिएक्शन वाया अनस्टेबल हेलोनियम आयन फॉर्मेशन की वजह से होता है, और जिस वजह से ये काम जो है बनता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि एल्कीन बेटा एक प्लेनर कंपाउंड है ना, मतलब अगर आप ये एक प्लेन मानो, इफ आई टेक दिस एज अ प्लेन, तो एल्कीन जैसे हमें पता है कि प्लेनर होगा, तो ये एल्कीन इस प्लेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, लाइक दिस, है ना, HRH। जब ये हैलोनियम आयन बना होगा, ये चोटी जो बनी होगी, या तो अब ये प्लेन के अबव बनी होगी या फिर इस प्लेन के बिलो भी बन सकती है, क्योंकि दोनों जगह से अटैक हो सकता है, क्योंकि ये कंपाउंड अभी फिलहाल क्या है, प्लेनर। बट जब इस पे हैलोनियम आयन बनेगा तो हैलोनियम आयन विल बी फॉर्म्ड ईदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, दोनों में से कहीं भी बन सकता है। तो सोचो, लेट्स एज्यूम कि हैलोनियम आयन जो है अबव द प्लेन बना है। अबव द प्लेन बना है मतलब समवॉट लाइक दिस, ऐसे आप बोल्ड लाइन से ऐसे ड्रॉ करो कि ये जो है प्लेन में ऊपर की तरफ बना है। तो जब ये ऊपर की तरफ इस तरीके से जो है बना हुआ है, तो अब फर्स्ट स्टेप में तो ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में जब ये x माइनस की मदद ले रहा है, तो ये x माइनस कहां से अटैक करेगा, ऊपर से x की तरफ से अटैक करेगा या नीचे से आके अटैक करेगा। हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि दो हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट हैलोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। तो अगर ये हैलोजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये ऊपर से अटैक करे, तो उसे काफी स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर्स। तो ये बंदा जाके अटैक कहां से करेगा बेटा, अटैक बिलो द प्लेन। अगर ये अबव द प्लेन बना है तो, और अगर ये बिलो द प्लेन बना है तो ये x माइनस कहां से अटैक करेगा, अबव द प्लेन। मतलब जिस प्लेन में भी हैलोनियम आयन बना है उसके ऑपोजिट प्लेन से अटैक करेगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों x जो है ऊपर नीचे लगेंगे, क्योंकि ये x अगर नीचे से अटैक करेगा तो नीचे लगेगा और ये ऊपर खुलेगा, है ना। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एंटी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ। दिस इज द एंटी एडिशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक। स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब क्या होता है बेटा, स्टीरियोस्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक ही स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है इस पे फेवरेबल है, और यहाँ जो स्टीरियोकेमिस्ट्री फेवरेबल है वो कौन सी है, एंटी एडिशन। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ आई है, कोई डाउट नहीं? चलिए, कुछ बोलना चाहता है कोई? मैम एंटी एडिशन का मतलब क्यों समझ नहीं आया, एंटी क्यों कह रहे हैं इसको, ऐड तो हो ही रहा है। हाँ, ऐड हो रहा है। एंटी का मतलब ये है, जैसे सपोज एक बात थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाती हूँ।
एंटी का मतलब क्या है यहाँ पे? एंटी का मतलब ये है कि ये जो दो हैलोजन है, लेट्स से मैं दोनों हैलोजन को डिफरेंट वो कर देती हूँ, नाम बोल देती हूँ, ठीक है? एक मैंने x1 बोल दिया, एक मैंने x2 बोल दिया। तो अगर x1 अबव द प्लेन बना है तो x माइनस कहाँ से अटैक करेगा? बिलो द प्लेन, है ना? या फिर वाइस वर्सा कि अगर x2 ऊपर है तो 1 नीचे से अटैक करेगा, उल्टा होगा। तो मैं यहाँ ये बोलना चाह रही हूँ, हालांकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, नो डाउट। यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, x नीचे की जगह ऊपर भी लिखा जा सकता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दोनों x सेम साइड लिखे हैं, समझ रहे हो? लेकिन आप अभी जस्ट थोड़ी देर में ये देखने वाले हैं कि एंटी से आप दोनों साइड ऐसे जरूर, जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखा रहे तो आप दोनों साइड ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसका फिशर में रिएक्शन करते हैं या फिर वैसे करते हैं तो इस उल्टे अटैक होने से काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि इनैंशियोमर्स की जगह डायस्टीरियो वो बन जाते हैं, मीजो बन जाते हैं, और मीजो की जगह इनैंशियोमर्स बन जाते हैं। इन अ वाइल यू आर गोइंग टू लुक अबाउट इट। अभी बस आप इतना समझिए कि एंटी का मतलब यहाँ है कि जो अटैक हो रहा है, एडिशन में जो अटैक हो रहा है, ये ऑपोजिट प्लेन से अटैक हो रहा है। मतलब एक हैलोजन बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है और दूसरा हैलोजन अबव द प्लेन से अटैक कर रहा है, इसलिए मैंने एक अबव लिखा है और एक बिलो लिखा है। इज दैट क्लियर लावण्य? Yes, ma'am. Thank you. Anti with respect to the this part, attacking part, right? Now shall I remove this? Okay. Now just understand in a while. आपको ये तो समझ आ गया कि एंटी हो रहा है ना? अब जरा मैं इसको और क्लियरली समझाती हूँ, बट थोड़ा सा एक एग्जाम्पल पहले और देख लीजिए। लेट्स से ये एल्कीन है मेरे पास, मैंने इस पे अगेन एक हैलोजन डाला, लेट्स से Br2, Br2 in CCl4, राइट? तो एज वी डिस्कस्ड, इसमें क्या होगा? सबसे पहले आप मेरी कहानी, जो मैंने कहानी बनाई है उसमें नहीं बुलाया मैडम आप टाइम वेस्ट करो, हमें तो ये सब पता है। बेटा तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी तुम ये सवाल गलत करोगे क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनने में ध्यान दे रहे। बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था। मैकेनिज्म इज हाईली इंपॉर्टेंट। पाई बॉन्ड यहाँ Br पे सबसे पहले अटैक करेगा और ये Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा, है ना? क्योंकि ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो ये Br को समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो लेट्स से ये यहाँ पे हैलोनियम आयन की तरह लग गया। अब कैसे लग गया? लेट्स से मैंने कहा बिलो द प्लेन लग गया। आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं, बिलो द प्लेन या अब। मैम एक चीज पूछनी है। हाँ जी। ये पाई बॉन्ड अटैक क्यों करेगा? पाई बॉन्ड इसलिए अटैक करेगा, सबसे पहली बात, क्योंकि ये जो आप हैलोजन दे रहे हो उस पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, राइट? पाई बॉन्ड एक्चुअली अटैक नहीं करता, अटैक तो यही करेगा Br, लेकिन जब भी हम एरो दिखाते हैं ना, हम एरो दिखाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दिखाया। बट यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्यों हो रही है, अपना खुश बैठा रहे, अपना खुश बैठा रहे, क्या दिक्कत है? इन दोनों में अट्रैक्शन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है पाई बॉन्ड में, और यहाँ जो भी आप हैलोजन यूज करोगे उस हैलोजन में आप कभी भी F2 यूज नहीं करते, यू यूज Cl2, Br2 या I2। और इन सब में क्या प्रेजेंट है बेटा? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये अपने आप का इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। और जब इनके आसपास इलेक्ट्रॉन पड़ा है एक्सेस में, ये नहीं कि वो वाला जो टाइटली हेल्ड है, जैसे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते हैं, वो पड़े भी रहेंगे तो ये अटैक नहीं कर पाएंगे उन पे कभी भी, क्योंकि वो उन्हें कभी मिल नहीं सकते, दे आर सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, अब वो टूट सकता है बहुत आसानी से, तो वो इसका फायदा उठाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो वो इसलिए अटैक करें क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है अक्षत? यस मैम। अब ये Br प्लस यहाँ लग गया, ठीक है? अब ये मैं क्या, जैसे मैंने बोला अनस्टेबल है। अब ध्यान से सुनने की बात ये है कि जब वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इधर डेल पॉजिटिव आएगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इधर डेल पॉजिटिव आएगा। लेट्स से इसे मैं कार्बन 1 बोलती हूँ, इसे मैं कार्बन 2 बोलती हूँ। अब आप मुझे बताइए कहाँ पे डेल पॉजिटिव थोड़ा बेटर है, कार्बन 1 पे या कार्बन 2 पे? कॉस 1 पे, क्योंकि 1 पे जो डेल पॉजिटिव आएगा उसको अगर आप एक कार्बोकेटायन के जैसे माने तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी होगा, प्लस यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगी, है ना? तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आए, इससे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना इसको लगेगा। तो ये यहाँ से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आप पता है क्या देखेंगे कि जिस तरीके से आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं ना, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है कंपेयर टू ये वाली बॉन्ड लेंथ, क्योंकि जब ये इसे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ खींचेगा और इस पर डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ नहीं आएगा डेल पॉजिटिव। बट अगेन ये दूसरे की हेल्प करने के लिए अपनी बर्बादी थोड़ी करेगा, तो कहेगा चलो Br माइनस को बुलाते हैं। अब Br माइनस आके फिर इसी कार्बन पे अटैक करेगा और ये Br यहाँ से खुलेगा। तो एक Br यहाँ लग गया और एक Br यहाँ लग गया, है ना?
हालांकि लग तो दोनों जगह ही बी आर रहे हैं, है ना, बी आर इधर लगाओ या इधर लगाओ, ये इधर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है। लेकिन अगर मुझे इस चीज की नॉलेज है कि ये बी आर कहाँ लग रहा है, तो मैं ये तो जरूर बोल सकती हूँ कि प्रोडक्ट इज फाउंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ना। तो ये बात तो पक्की है, जैसे HX में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था, नॉट इन एवरी केस बट होता है मेजरली, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि H के हिसाब से और कार्बन के हिसाब से, बट मेजर फैक्टर होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो हो रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी यही अच्छी हो रही है, तो ये Br- यही अटैक करेगा जहां पे हमारा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ही क्या प्रेजेंट है, लेस प्रेजेंट है। तो मार्कोनिकॉफ रूल तो यहाँ फॉलो हो रहा है, नो डाउट, बट साथ साथ यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली, वो क्या है बेटा, एंटी एडिशन। और अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस एंटी एडिशन से स्टीरियोकेमिस्ट्री पे क्या क्या फर्क पड़ सकता है। बट एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिए, अनलाइक HX का एडिशन, HX में लाइक पूरा फुल फ्लैश कार्बोकेटाइन बन रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक पूरा कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे किसी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन जब आप HX का एडिशन करते हैं तो वहां पे क्या पॉसिबल है बेटा, रीअरेंजमेंट। तो मार्कोनिकॉफ रूल वहां पे पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है। वहां एंटी एडिशन और सिन एडिशन ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बट यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। वहां रीअरेंजमेंट हो सकती है अगर और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। ये सबको समझ आ गया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस सबको समझ आ गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ, हम हाँ जी, हम रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो आप कार्बोकेटाइन देख रहे हैं पूरा कार्बोकेटाइन नहीं है ना, दिस इज अ सम डेल पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन क्या होता है, लेट्स रिवाइज व्हाट कार्बोकेटाइन इज। कार्बोकेटाइन इज बेसिकली अ कार्बन बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज बट फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज, और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पॉजिटिव चार्ज जरूर है थोड़ा कम अमाउंट में, लेकिन कैन यू सी कि इस पर 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी तक इसका ऑक्टेट पूरा ही है। बस फर्क इतना है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इससे थोड़े से क्या हो गए, दूर चले गए। तो जब कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट नहीं होती, रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन्स में होती है, ना कार्ब एनाइंस में भी नहीं होती, रेडिकल्स में भी नहीं होती, किसी में नहीं होती। रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, कार्बोकेटाइन में। तो जब कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, चाहे उसके जैसा कुछ बन रहा हो, बट कार्बोकेटाइन अगर नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। यस मैम। तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। देखिए सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक सिस एल्कीन है, ठीक है, आई हैव अ सिस एल्कीन। जब मैं X2 इसमें डालूंगी CCl4 में, तो आप ये तो समझ ही सकते हैं कि इसमें एंटी एडिशन हो जाएगा, एक X यहाँ लग जाएगा, एक X यहाँ लग जाएगा, यही जानते हैं आप अभी तक तो मैकेनिज्म के थ्रू। बट स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप इस सिस एल्कीन का जो है इस तरीके से सिस एल्कीन को बना लीजिए, जैसे मैं बना, अगर मैं सिस एल्कीन को ऐसे बनाऊं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना, सिस है ना। अब देखिए X2 ऐड हुआ, मैकेनिज्म वाइज चलते हैं, तो पाई बॉन्ड ने इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से खुला, और जब ऐसा हुआ तो एक हैलोनियम आयन बना। जब हैलोनियम आयन बनेगा, ध्यान से सुनना, तो हैलोनियम आयन या तो अबव द प्लेन बन सकता है बेटा, या फिर बिलो द प्लेन बन सकता है ना। जब अबव द प्लेन बनेगा तो दूसरा एक्स कहां से अटैक करेगा, नीचे से, और अगर बिलो द प्लेन बनेगा तो एक्स कहां से अटैक करेगा, ऊपर से। और इस वजह से जो दो एक्स है, एक अबव लग जाएगा और एक बिलो लग जाएगा, यही हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना चाहूं, CH3 ये H है और इस पे एक एक्स लेट से अबव लग गया है,
तो दूसरे वाले पे x कहां लगेगा बेटा? बिलो। और क्योंकि ये सिस है, इसका मतलब ये CH3 और ये CH3 सेम ही साइड ओरिएंटेड होंगे। क्या आप ये समझ पाए ये मैंने कैसे बनाया? क्योंकि अगर आप ये बनाएंगे तभी आप आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये सबको समझ आया मैंने कैसे बनाया? ठीक। यस मैम। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनेगा मेरी बात बेटा। ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, दिस इज एक्चुअली इक्लिप्स प्रोजेक्शन। ये इक्लिप्स है। अब मैं देखो क्या कर रही हूं, मैं कॉन्फॉर्मर्स और स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली दोनों चीजों को रिलेट कर रही हूं। कैसे? ये आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फिशर वो पढ़ा है, आपने फिशर कॉन्फिगरेशन पढ़ा है, और इक्लिप्स आपने किस में पढ़ा है? कॉन्फॉर्मर्स में, है ना। हमेशा याद रखिए फिशर जो होता है वो हमेशा इक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन होता है। इक्लिप्स मतलब जब आपके एक ग्रुप के पीछे एक और ग्रुप, मतलब x के पीछे x हो, CH3 के पीछे CH3 हो, H के पीछे H हो, वही इक्लिप्स होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं 100 हॉर्स का इक्लिप्स प्रोजेक्शन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और ये जो बॉन्ड है, कोई भी इन दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितने का है? 60 डिग्री का, मतलब ये एक स्टैगर्ड प्रोजेक्शन है। तो अब मैं स्टैगर्ड को इक्लिप्स में बनाऊंगी अगर मुझे इसका फिशर बनाना है तो। अब ध्यान से सुनेंगे मैं इक्लिप्स में ऐसे कैसे बनाऊंगी। इक्लिप्स में बनाने के लिए जैसे अगर आप स्टैगर्ड से न्यूमैन जाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान है कि 60 डिग्री पे ही अगर इसे रोटेट करेंगे, लेट्स से 60 पे मैंने रोटेट करा इसे, तो ये एग्जैक्टली इक्लिप्स हो जाएगा। क्योंकि अब ये x यहाँ से हटके CH3 के पीछे यहाँ आ जाएगा, ये CH3 ऊपर चला जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा। बट x की अगर मैं बात करूं तो वो x यहाँ आएगा, है ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। बट मुझे अगर प्रॉपर इक्लिप्स चाहिए तो मुझे इसके पीछे लाना है, एग्जैक्टली इसके पीछे। तो उसके लिए मुझे उसे 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। तो एक बार 60 फिर 60 फिर 60 ऐसे करूंगी तो एक बार x यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, है ना। तो ऐसे करेंगे तो कितने भी एंगल से आप रोटेट करो, चाहे 180 से करो चाहे 120 से करो, बट आप ऐसा इक्लिप्स बनाओ कि x के पीछे x आ जाए, ठीक है। तो अगर एक बार 60 से करूंगी तो यहाँ आऊंगी, फिर उसके बाद यहाँ आऊंगी, फिर यहाँ आऊंगी, है ना। तो 180 से करूंगी तो मैं एग्जैक्टली पीछे आ जाऊंगी। तो मैं पहले वाले कार्बन को ऐसे ही रख रही हूँ और दूसरे वाले कार्बन को 180 से रोटेट कर रही हूँ, तो ये x एकदम ऊपर आ जाएगा, ये CH3 अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन पे चला जाएगा और ये H भी एग्जैक्टली अपने ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक। अब मैंने बस 180 से स्टैगर्ड से किस पे बनाया है? इक्लिप्स पे बनाया है। हालांकि स्टैगर्ड ही स्टेबल होता है, लेकिन अगर आपको फिशर बनाना है तो आपको उसको इक्लिप्स में लेकर आना पड़ेगा। तो एक बार आप इक्लिप्स में आ गए, अब आप इस इक्लिप्स को जो है फिशर में कन्वर्ट करके देखोगे। और मैं जैसे समझा रही बिल्कुल वैसा ही करना, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप भूले बेटा, आपको पता ही है, अगर एक भी जगह गड़बड़ हुई और आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी की जगह इनएक्टिविटी आ जाएगा, इनएक्टिविटी की जगह एक्टिविटी आ जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। तो जैसे बोल रही वैसे समझाना। हालांकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट इजिएस्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को समझा रही। अब आपको इससे जब ये बनाना है फिशर, तो क्या आप देख पा रहे हैं बेटा, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर है, और ये मैंने बोला था कि फिशर हमेशा कायरल सेंटर्स के लिए बनता है। तो कैन यू जस्ट सी दिस इज अ कायरल सेंटर, है ना। एक x है, एक CH3, एक H और एक बड़ा ग्रुप। वैसे ये भी एक कायरल सेंटर है। तो एक काम करते हैं, लेट्स से इस कायरल सेंटर को मैं 1 नंबर दे रही हूँ, इसको मैं 2 दे रही हूँ, और इस कायरल सेंटर को मैं यहाँ लिखूंगी 1, इसको लिखूंगी यहाँ 2। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे मेरी बात का, मैं या तो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन से फिशर बना सकती हूं, नहीं तो एक और इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन यहां बन सकती है बेटा, वो है ये। ध्यान दीजिए, x CH3 के पीछे H के पीछे CH3, ये एग्जैक्टली यही है, कोई फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है कि जहां मैं यहां से नजर डाल रही थी, अब मैं यहां से नजर डाल रही है ना। अब मैं अगर यहां से देखूंगी तो ये वाले मुझे ऊपर दिखेंगे, तो मैंने कुछ नहीं करा, बस अपना जो व्यू पॉइंट है वो बदल लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो x आपको दोनों ऊपर दिख रहे थे वो अब मुझे नीचे दिख रहे हैं। आपको CH3 के पीछे H दिख रहा था, मुझे भी CH3 के पीछे H ही दिख रहा है। इस H के पीछे आपको CH3 दिख रहा था, मुझे भी इस H के पीछे CH3 ही दिख रहा है। बट ऐसा नहीं कि आप इससे फिशर
फिशर बनाओगे तो रॉन्ग आएगा, बट इससे बनाओ, एक रूल फॉलो करो ना, जस्ट एक, तो उससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं ये वाला रूल फॉलो करती हूँ। तो मैं जब इससे फिशर बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो भी दो नीचे के ग्रुप्स हैं उनको हमेशा ऊपर और नीचे रखती हूँ। जो ये पैरेलल लाइंस, वजह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस वाले यहाँ रखे जाते हैं, दूसरे पैरेलल लाइंस वाले यहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, क्या बोला वापस से बता देती हूँ। जो नीचे वाले दो ग्रुप्स है उन्हें ऊपर नीचे रखूंगी, तो नीचे वाले दो ग्रुप्स एक्स एक्स है तो इनको ऊपर नीचे रखूंगी। ये अगर पहला कार्बन मेरा था, ये मेरा दूसरा कार्बन था, पहला कार्बन का CH3 दूसरे कार्बन का H पैरेलल लाइंस पर है, तो पहले कार्बन का CH3 और दूसरे कार्बन का H पैरेलल, जो पैरेलल लाइंस वाले वो यहाँ रखेंगे। फिर पहले कार्बन का H दूसरे का CH3, तो H और ये CH3, ये बना मेरा फिशर प्रोजेक्शन। और आप क्या इस फिशर प्रोजेक्शन में देख पा रहे हैं कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ये वाला मेरा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। और इसका एक मिरर इमेज भी बन सकता है जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, जिसमें H यहाँ, CH3 यहाँ, H या CH3 यहाँ, H यहाँ और X यहाँ, राइट। और इन दोनों की बनने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होगी बेटा। कैसे, मैं समझाती हूँ। जब आपने यहाँ ये किया था तो ऊपर वाला X ऊपर लगे, नीचे वाला नीचे लगे, ऐसा भी हो सकता है, और ऊपर वाला नीचे लगे, नीचे वाला ऊपर लगे, ये भी तो पॉसिबल है। और जब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो जब आप इसको नीचे लगाओगे, इसको ऊपर लगाओगे, तो एग्जैक्टली यही बनेगा। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो मैं बोल सकती हूँ कि इन दोनों की बनने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। इसका मतलब जब आप सिस एल्कीन का X2 ऐड करेंगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। तो यही सवाल पूछा जाता है कि इस एल्कीन पे अगर मैंने एडिशन किया हैलोजन का, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, वो रेसमाइजेशन है, वो मीजो है, वो डाइस्टीरोमर्स हैं, वो क्या है। तो जब हम सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन करते हैं, याद रखिए सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन करते हैं, तो हमेशा क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर। तो आप इसे कार की फॉर्म में जो है याद कर सकते, राइट। मेरा बोलना यहाँ खत्म हुआ। अब आप आराम से मुझे बताओ कि आपको समझ आया नहीं आया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसे दोबारा समझाने में, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैम वो कार वाले टाइम पे कनेक्शन कट गया था। कार की फुल फॉर्म क्या है मैम? कार है सिस एल्कीन, एंटी एडिशन विल ऑलवेज गिव यू रेसमिक मिक्सचर। ओके मैम, ठीक है। और किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है, ये सबको समझ आ गया? तो मैं मान लूं आपके ना रिप्लाई से कि समझ आ चुका है। आ गया है। वेरी गुड। तो अक्षर बीइंग द लीडर जैसा बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे तो मौन व्रत रख के बैठे हैं ना। चलो अक्षर को फॉलो करते हुए लेट्स क्लियर इट। तो जैसे मैंने आपको बोला था वैसे दोबारा समझा देती हूँ एक बार। क्या किया था हमने, एक सिस एल्कीन लिया था, X2 का एडिशन किया था एंड वी गेट रेसमिक मिक्सचर। मैं दोनों पॉसिबिलिटी अब आपको बना के दिखाती हूँ, आप देख लेंगे कि 50-50 कैसे हुआ। तो हम इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं, इसको इस तरीके से बना देते हैं। सिस है तो CH3H, इधर पहले वाले कार्बन पे X ऊपर लगा देते हैं, दूसरे वाले कार्बन पे X नीचे लगा देते हैं। सिस है तो ये ध्यान रखें CH3 के पीछे पहले CH3 आएगा, H के पीछे H ही आएगा। ठीक है। अब क्योंकि मुझे इसको स्टैगर्ड से इक्लिप्स में लेके जाना है, तो मैं इसको 180 डिग्री का रोटेशन दूंगी, चाहे यहाँ रोटेट करे चाहे यहाँ रोटेट करे, एक ही बात है। अब मैं यहाँ रोटेट कर देती तो आप डायरेक्टली देखेंगे यही वाला फिशर आ जाएगा मेरा, ये वाला इक्लिप्स आ जाएगा मेरे पास। बस ध्यान किस चीज का रखना है कि ये इसको मैं रोटेट नहीं करी तो ये एज इट इज रहा CH3 या H और नीचे X। यहाँ मैंने 180 का रोटेशन दे रहा है तो X एकदम नीचे आ जाएगा, CH3 एकदम अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन नाक की सीध में उल्टा कर दो एकदम, और H को एकदम उल्टा कर दो। ठीक है। और इसको फिशर में बनाने का तरीका क्या है, नीचे वाले दो ग्रुप्स को ऊपर नीचे लगाओ, पैरेलल लाइंस वाले H की पैरेलल लाइन पे CH3, फिर यहाँ CH3 तो पैरेलल लाइंस पे H, ये एक बना। ठीक। वैसे ही सपोज यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना देती कि ये वाला जो X है इसको मैं ऊपर ना रख के नीचे रख देती और H ऐसा हो जाता, थोड़ा सा और अच्छे से बनाए, यहाँ पे H
और क्योंकि ये सिस एल्कीन तो इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि CH3 अगर इधर है तो ये भी CH3 इधर ही होगा और H इधर ही होगा। बस मैंने इतना डिफरेंस किया है कि ये अगर ऊपर था तो यहाँ पे ये नीचे है, ये अगर नीचे था तो यहाँ ये ऊपर है। अब फिर से 180 का रोटेशन अगर दिया जाएगा तो पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर देती हूँ, आगे वाले को एज इट इज रखती हूँ। CH3H और ये हो गया X बेटा, और यहाँ X के जस्ट नीचे X आएगा एकदम ऑपोजिट, H यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा और CH3 यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसका फिशर बना के देखिए बेटा, XX को ऊपर नीचे लगाइए, CH3 के पैरेलल क्या है H। अब बस इस चीज का ध्यान देंगे क्योंकि आपने पहले इसको 1 लिया था और इसको यहाँ ड्रॉ किया था, है ना, याद है, क्योंकि इसका H और CH3 इसका लिया है ऐसे ऐसे करके, तो वही चीज यहाँ लेनी है कि अब इसको 1 ले रहे हो, इसको यहाँ ड्रॉ करो, तो CH3 H फिर H और CH3, और ये दोनों बनने की चांसेस क्या है बेटा 50-50%, क्योंकि इन दोनों में कोई स्टेबिलिटी का डिफरेंस तो है नहीं, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये उसकी मिरर इमेज हो गई LIGO, और अगर ये LIGO है तो ये इसकी मिरर इमेज होगी डेक्स्ट्रो। तो यहाँ पर हमारे पास 50-50% प्रोबेबिलिटी है दो एनांशोमर की, हेंस सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन हमेशा क्या देगा बेटा, रेसमिक मिक्सचर। तो आपका फाइनल कंपाउंड दो इंडिविजुअली ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है, लेकिन क्योंकि दोनों बन सकते हैं तो कंपाउंड जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों की बनने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। अगर इन दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती तो रेसमाइजेशन ना होता और कोई ना कोई ऑप्टिकल आइसोमर आपका बन जाता और कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता, राइट। तो कंक्लूजन ऑफ द डे, सिस एल्कीन एंटी एडिशन विल ऑलवेज गिव यू रेसमिक मिक्सचर। क्लियर बात, चले आगे फटाफट। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं ट्रांस एल्कीन पे। ट्रांस एल्कीन मैंने ले लिया CH3 H और CH3, और मैंने इसमें X2 डाला, राइट। अब मैं इसको फटाफट वैसे ही बना दी क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं। तो CH3 यहाँ, H यहाँ, एक अगर X अबव द लगा रही हूँ तो दूसरे वाले में X बिलो लगेगा। बस ध्यान इस चीज का रखा जाएगा कि अब CH3 यहाँ होगा क्योंकि ये जो है ट्रांस एल्कीन है ना। अब इसमें भी आपको क्योंकि स्टैगर से इक्लिप्स जाना है तो सबसे पहले आप किसी को रोटेट कर दो, लेट्स से मैं इसको रोटेट कर देती हूँ। तो X एग्जैक्टली नीचे, H एकदम इधर और CH3 एकदम इधर पहुंच गया। यहाँ चलेंगे, H इधर आ गया, CH3 इधर आ गया और X नीचे आ गया, राइट। फिशर बना के फटाफट, XX ऊपर नीचे, यहाँ अगर इसको फर्स्ट बोली तो H और H सेम लाइन पे, CH3 सेम लाइन पे। अब क्या दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ये isn't it meso, right? It's a meso compound. इसका मतलब अभी भी आपका प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, लेकिन फर्क ये है कि अब मीसो और पिछली बार क्या था, रेसमिक मिक्सचर। तो अब मैं इसको ऐसे याद रख सकती हूँ, टैम। ट्रांस पे एंटी एडिशन आपको क्या दे देगा बेटा, मीसो। सिस पे एंटी एडिशन आपको क्या दे देगा, रेसमिक। तो याद रख ले, कार एंड टैम, राइट। सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन मीसो, राइट। नाउ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर मैंने ट्रांस एल्कीन लिया और इस पे हैलोजन का एडिशन किया, आई गॉट अ कंपाउंड A। अब A इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये A ऑप्शन हो गया। B ऑप्शन है A इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट रिजॉल्वेबल। C ऑप्शन मैं नीचे लिख देती हूँ, A इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट नॉट रिजॉल्वेबल। एंड D इज कैनॉट प्रेडिक्ट। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा? मैम ये एक बार रिजॉल्वेबल बता दीजिए। नहीं, मैंने बता दिया तो फिर सवाल क्या हुआ? मैं तो बताऊंगी, पर पहले तुम तो बताओ कि अगर इस क्वेश्चन में ना मीजो और ट्रांस नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या सोचेंगे?
क्या लगता है अस्मी को, वसुंधरा को, प्रतीक को? Cannot predict. Ma'am, C लगा. नॉन रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल. Yes, ma'am. C. सी. Non-resolvable. Yes. आर यू श्योर? हाँ प्रांजल, सोच रहा हूँ मैम। सोचो बेटा सोचो. आंसर इज ऑफ कोर्स सी. रिजॉल्वेबल का मतलब क्या है? जो भी आपके रेसमिक मिक्सचर्स होते हैं, आपको याद है हमने स्टीरियोआइसोमेरिज्म में करा था कि हमारे जो भी रेसमिक मिक्सचर है उसे किसी कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हम उसको डायस्टीरियोमर्स के मिक्सचर में बदल के दो एनांटियोमर्स को अलग कर लेते हैं. दैट इज व्हाट रिजॉल्वेबल इज. रिजॉल्वेबल मींस सेपरेशन, मिक्सचर का सेपरेशन. तो क्या मीजो जो है वो तो खुद का कंपाउंड है, इसको क्या आधा आधा थोड़ी कर सकते हो? ये तो एक ही खुद का कंपाउंड है. ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है ड्यू टू अपना प्रॉब्लम, इंटरनल कंपल्शन. तो आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट रेसमिक मिक्सचर को आप रिजॉल्व कर सकते हो. और ट्रांस एल्कीन मीजो देता है आपको, इसका मतलब आंसर हो गया नॉन रिजॉल्वेबल. और अगर सिस एल्कीन होता तो आंसर क्या आता कि ए इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट रिजॉल्वेबल. रिजॉल्वेबल हमेशा रेसमिक मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर को हम उनके दो कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ऑलराइट, चलिए. अब आपको जैसे मैंने माना कि आप लोगों को एक ऊपर ऊपर से समझ आ गया है कि इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैसे मैकेनिज्म होगा, और अगर न्यूट्रल होता है तो कैसे मैकेनिज्म होगा, और सारे काम क्या क्या होंगे. तो आप क्विकली अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं कौन से केस में जो है फिट होने वाला है. ठीक है, तो सबसे पहला आप अदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक आप ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज एडिशन ऑफ HX. अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं बेटा वो है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. बट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर आप एल्कीन पे करते हैं, ऑन एल्कीन is always a acid catalyzed reaction. ये रिएक्शन हमेशा एसिड कैटलाइज्ड होता है. तो अगर आपके पास लेट्स से एल्कीन है बेटा, कोई भी एल्कीन लेट्स से, या फिर इधर एक काम करते हैं हम C2H5 लिख देते हैं और इस पे मैंने H+ और वाटर ऐड किया. नाउ यू हैव टू गेस कि रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे जाने वाला है, राइट? दैट यू विल सी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है. अब सिंस वाटर में तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जैसा आपको नजर आता है? कभी भी नहीं आता, क्योंकि वाटर में तो सबका ऑक्टेट पूरा है, पॉजिटिव चार्ज भी कहीं पे नहीं है. तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कौन होने वाला बेटा? H+. और अगर H+ इलेक्ट्रोफाइल है मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये रिएक्शन बाया कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जाएगा. तो इसका मतलब सबसे पहले रिएक्शन H+ पे होगा, और अगर H+ पे ये रिएक्शन हुआ तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा रादर देन वहां यहाँ पे, क्योंकि वहां हाइपोकॉन्जुगेशन ज्यादा है. तो ये कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन पे फिर कौन अटैक करेगा बेटा? वाटर, जो कि एज न्यूक्लियोफाइल होगा और इधर अटैक करेगा. जैसे ये इधर अटैक करेगा आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि यहाँ वाटर लग गया, बट वाटर के लगने से O पे पॉजिटिव आ गया और वो तुरंत अपना H+ जो है हटा देगा, क्योंकि एक तरीके से आप मान लीजिए H+ एक कैटलिस्ट है, अगर यूज हुआ है तो बाहर भी निकलेगा. तो H+ के निकलने से O का अपना जो लोन पेयर है वो रीगेन हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट वुड बी CHOH CH3. That means addition of water molecules on alkene always gives you an alcohol according to Markovnikov's rule. Plus you have to remember कि यहाँ पे rearrangement क्या है? Possible. Possible in such cases. Am I clear till now? Right? हटा दे फटाफट. मैम इसमें मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगा? ये लगा ना CH3 पे, आपका वो लगा ना OH is on CH3, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन भी ज्यादा स्टेबल है इसलिए. अच्छा ठीक है, ओके. Now let's come here. अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे रही हूँ, जरा ध्यान देंगे. मैम वो पिछला वाला दोबारा से कर सकते हैं? हाँ जी. हो गया. Yeah. So let's say I have this alkene and I have so many things to do with this alkene.
आई एम एडिंग H plus water to it, आई एम गेटिंग A. हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे अब. We are adding Cl2 in CCl4, we are getting B. We are adding H plus D2O, we are getting C. We are adding D plus H2O, E. We are adding Br2 water, getting F. We are adding B plus H2O, G. Here we are adding this HCl, H, DBr, I. सारे प्रोडक्ट्स मुझे बनाने हैं. अब आपको ध्यान क्या क्या चीजों का रखना है. कुछ भी करने से पहले आपको दिख रहा है एल्कीन पे रिएक्शंस हो रहे हैं. सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैकेनिज्म क्या है, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा नहीं बनेगा. अगर बनेगा तो रीअरेंजमेंट करा दीजिए. आपको ये ध्यान रखना है आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और आपको ये ध्यान रखना है आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है. मतलब इन टोटलिटी आपको सभी ध्यान रखना है. ठीक है. तो सबसे पहली चीज यहाँ आता है H प्लस वाटर. ये सिंपल है. अभी मैंने आपको बताया कि H प्लस वाटर जो है वो आपका केस नंबर 1 फॉलो करता है. कार्बोकेटायन बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है और रीअरेंजमेंट. ये सबको क्लियर है. और इस केस में मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका एग्जांपल भी कराया था HCl के साथ. तो आप क्या देखते हैं यहाँ कार्बोकेटायन बनता है, बट कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता तो वो रिंग एक्सपेंशन में जाता है. और रिंग एक्सपेंशन करते हैं उसके बाद फिर से एक हाइड्राइड शिफ्ट होती है, फिर एक प्रोडक्ट बनता है. तो अगर आप लोग मुझे बता दें कि मैम हम समझ गए हैं तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊं. और अगर कोई भी एक बच्चा है जो नहीं समझा है तो मैं पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी. मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई डोंट वांट टू रश अप विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई डोंट वांट टू रूइन इट. तो एक बार मुझे बता दो आप समझ गए हैं, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊं या एक बार बता दूं कि कैसे कैसे रीअरेंजमेंट्स होनी है. हम बता दीजिए. ऑलराइट. तो एक बार समझ लेते हैं. तो जहाँ रीअरेंजमेंट होनी है वही प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले एल्कीन है और इस एल्कीन पे आपने H प्लस का अटैक कराया तो आपका एक वो बन गया, कार्बोकेटायन बन गया. यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब तक पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं मेजर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 5 मेंबर रिंग है और उसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है. तो आप 5 मेंबर से 6 मेंबर पे जा सकते हैं. तो आप आराम से यहाँ पे क्या कराएंगे, सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन. और रिंग एक्सपेंशन का रूल नंबर 1, ब्रेक दिस बॉन्ड, join this carbon with this carbon and you will end up getting a positive charge here. So you will have a 6 membered ring like this. Let's say 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है. राइट. 6 membered ring. 1 पे आप देखेंगे CH3 लगा हुआ है, 2 वाले पे पॉजिटिव है. तो 1 पे CH3, 2 पे पॉजिटिव. स्टिल ये कार्बोकेटायन और स्टेबलाइज हो सकता है क्योंकि यहाँ से क्या जा सकता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट में जा सकता है. तो अगर आप 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं यहाँ पे तो ये यहाँ पे चला जाएगा. और जब ये यहाँ जाएगा तो आप देखेंगे अब ये कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 6 मेंबर रिंग भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है. तो अब इस पे जाके कौन अटैक करेगा बेटा, आपका न्यूक्लियोफाइल जो कि है वाटर. तो वाटर जब यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो और फिर फाइनली एक H प्लस भी हो जाएगा. दोनों स्टेप्स में एक साथ लिख रही हूँ. तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है अक्षत. सो हियर द मेजर प्रोडक्ट वुड बी अ 3 डिग्री अल्कोहल. Is that clear? मैम ये क्या, ये प्रश्न को समझ में आ गया मुझे. तो 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट है. यहाँ पे अगर ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री है बट ये वाला कार्बन 3 डिग्री है ना. नहीं मैम मैं बोल रहा हूँ मुझे 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट तो समझ में आ गया. उसके बाद क्या किया? इसके बाद वाटर न्यूक्लियोफाइल है ना, कार्बोकेटायन पे वाटर अटैक करेगा, फिर O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अपना एक H प्लस निकाल देगा. तो यहाँ पे OH लग गया. अच्छा ठीक. ठीक है. अच्छा एक चीज और पूछनी है, ये जो 6 मेंबर रहेंगे ये चेयर फॉर्म में होगी? हाँ बेटा सारी 6 मेंबर रिंग चेयर फॉर्म में. ओके. ठीक है. अब आते हैं B पे. अब ये B आपको Cl2 CCl4 करके मिल रहा है. ध्यान रखिए Cl2 CCl4 में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है बट रीअरेंजमेंट नहीं होता. तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता मतलब Cl कहाँ लग जाएगी, इस डबल बॉन्ड पे एज इट इज ऐड हो जाएंगे. एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एंड बट देयर विल नॉट बी एनी रीअरेंजमेंट. बोलो बात क्लियर है? ठीक है. यस मैम. अब आते हैं H प्लस G2O में. देखो H प्लस G2O और H प्लस वाटर में क्या अंतर है. इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों का सेम है H प्लस, न्यूक्लियोफाइल अलग है ना.
तो अब एक बात बताओ, इस एल्कीन पे अभी जब हमने H+ वाटर का काम किया था तो हमने ये देखा था कि H+ पहले लग जाता है, फिर कार्बोकेटाइन बनता है और फिर कौन अटैक करता है? वाटर। तो वाटर एक्चुअली सोर्स किसका है? वाटर सोर्स है OH का, है ना? तो अगर आप यहाँ वाटर ना डाल के D2O डालोगे तो क्या डिफरेंस आएगा बस कि OH की जगह क्या लगेगा? OD लगेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? मैकेनिज्म सेम, सारी चीजें सेम, रीअरेंजमेंट सेम, बस इतना फर्क होगा कि OH की जगह क्या लगेगा? OD लगेगा। देखो, इससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, लेट्स से यहाँ पे रेट R1 है और यहाँ पे रेट R2 है, तो रेट तो इस रिएक्शन का कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है ना, रेट तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन पे तो वाटर इन्वॉल्व ही नहीं है, वाटर तो लास्ट में इन्वॉल्व है, फास्ट स्टेप में। तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क इतना होगा कि OH की जगह क्या लग जाएगा? OD। बट क्योंकि रीअरेंजमेंट होगी तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बस OH की जगह क्या रहेगा यहाँ पे बेटा? OD। कौन कौन मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैम एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। मैम जैसे भी हमने D2O लिया तो OD तो लग जाएगा, पर जैसे पहले H+ आयन निकल जा रहा था वाटर में से, अब D+ आयन इस बार तो D+ निकलेगा, तो फिर ये जो D+ निकला अगली बार ये दूसरे वाले में लगेगा, तो फिर ये दो नहीं, प्रोडक्ट क्यों तो जरूरी है D+ ही लगे? H+ तो कैटलिस्ट है ना, बहुत सारे अमाउंट में होता है। एटलीस्ट ज्यादा अमाउंट में। हाँ, कैटलिस्ट हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, मिनिमम अमाउंट में नहीं लेते। और अगर वो बात अलग है, अब उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो पहला प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब आगे अब ये देखो, अगर सपोज आगे D+ लगना, उसके लिए ये भी तो एल्कीन भी तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। लेट्स से एल्कीन ही प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन खत्म भी तो हो सकता है आगे रिएक्ट ही ना करे, है ना? तो जब मुझे कुछ दिया ही नहीं है कि कौन एक्सेस में कौन नहीं है, तो मैं एक ही बार रिएक्शन करा दूंगी ना और अपना प्रोडक्ट बना दूंगी। बात समझ आई? खुशमन को समझ आ रहा है बेटा? मैम R1 और R2 सेम कैसे होंगे दोनों के रेट? R+R2 इसलिए सेम होंगे बेटा क्योंकि जो रिएक्शन है उसका जो स्लो स्टेप है वो क्या है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में अटैक सिर्फ किसका हो रहा है? H+ का। वाटर तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना, तो जो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व है वो तो रेट को अफेक्ट ही नहीं करेगा, है ना? खुशमन समझ आ रहा है बेटा? यस पिछली क्लास, हाँ जी मैम, अगर वैसे D2O अगर RDS स्टेप में इन्वॉल्व हुआ होता तो फिर मतलब रेट में फर्क आता? बिल्कुल फर्क आता। अब मुझे देखना पड़ता कि कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, वाटर ज्यादा न्यूक्लियोफिल होगा या D2O ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो आपको ये थोड़ा सा पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है D का। तो अगर D का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी D2O में, तो थोड़ा सा रेट पे फर्क जरूर आएगा D2O की वजह से, राइट? अब आते हैं D+ और H2O पे। अब क्या अंतर आएगा? अब H+ की जगह आपने D+ ले लिया है ना, अब क्या फर्क होगा? बस इतना कि H+ जो सोर्स था वो H का था, वाटर सोर्स था OH का, तो H+ की जगह D लग जाएगा और वाटर की जगह OH ही लगेगा, और रीअरेंजमेंट वगैरह सारी होनी है। तो ये बात तो पक्की है कि यहाँ OH आएगा। अब बस ये पता करो कि D कहाँ आएगा, क्योंकि D कहाँ लगा है वो इंपॉर्टेंट है। तो कैन यू जस्ट सी दिस मैकेनिज्म ड्रॉन हियर? सोचो इस H+ की जगह अगर मैं D+ कर देती तो क्या होता? D यहाँ लगता ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ बनना, मतलब ये जो पॉइंट है ये CH2D का नहीं होता, और अगर ये CH2D है मतलब यहाँ CH3 ना होके CH2D होता, यहाँ पे भी CH2D होता, यहाँ पे भी CH2D होता, तो प्रोडक्ट क्या बनता? यहाँ पे CH2D। कितनों को मेरी बात समझ आई है? आगे हम आ गए। नहीं आई। हाँ समझ आ रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, D+ और H2O लिया है ना, तो सबसे पहले तो ये पता करो कि D+ लगता कहाँ है इस एल्कीन में। अगर यहाँ D+ होता तो एल्कीन पहले D+ पे अटैक करता, तो एक जगह D लगता और दूसरी जगह H+ लगा, पॉजिटिव चार्ज आता ना, कार्बोकेटाइन बनता, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो D यहाँ लगेगा और कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे CH3 ना होके CH2D हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक H ना लग के क्या लग गया? D लग गया है ना। हाँ सुंदरा? यस मैम, आ गई। राइट, तो CH3 की जगह हर जगह मैंने CH2D रिप्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें है ना, केयरफुल होने की जरूरत है। CH2D, यहाँ पे आप देख रहे हो OD आ रहा है, केयरफुल की जरूरत होती है। ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक सबसे धोखा देने वाला चीज होता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही है। मतलब सिलेक्शन अगर केमिस्ट्री में के थ्रू आपको करना है, एक ना एक सब्जेक्ट तो आपको लेना ही होता है,
मैथ्स तो ओवर डिफिकल्ट आता है जेईई के एग्जाम में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट चुनो जो आपका एक रैंकर सब्जेक्ट बनेगा। तो अगर आपको केमिस्ट्री को अपना रैंकर सब्जेक्ट बनाना है तो ऑर्गेनिक के बिना कहानी नहीं चल सकती, और ऑर्गेनिक में छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, मुझे नहीं पता आप लोग ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि कई बच्चे पिछले लाइव लेक्चर में नहीं थे, इस लाइव लेक्चर में हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आप आए लाइव लेक्चर में नहीं आए, बट मुझे इतना पता होना चाहिए कि अगर आप लाइव लेक्चर में आ रहे हैं तो पुराना ऑर्गेनिक आप करके आएंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी कनेक्टिंग जो चीज है ना वो खराब हो जाएगी। और ऑर्गेनिक सिर्फ कनेक्शन के ऊपर है, जहां ऐसे नहीं बोलते एक धोखा दिया तो रिश्तों में दरार आ गई, यहाँ वही कहानी है। एक क्लास मिस करी, ऑर्गेनिक के रिश्तों में दरार आ जाएगी, फिर वो दरार कभी नहीं निकल सकती, ये मेरी बात मान लेना। डोंट टेक रिस्क, ऑर्गेनिक को ट्रस्ट मी, आई नेवर माइंड कि आप चीजें लेट करते हैं जल्दी करते हैं, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आज तक, लेकिन अब पड़ेगा, क्योंकि ये अब आपका मेजर पार्ट रूइन कर देगा अगर आपने अपनी कनेक्टिविटी नहीं बनाई, राइट। चलिए अब आते हैं ब्रोमीन वाटर। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस पे मैं 2 मिनट पे आती हूँ, लेकिन पहले मैं ये बता दूँ आपको। यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज करना है, ये H2O ना लिख के मैं D2O लिखूंगी। तो अगर मैं D+ और D2O लिखूंगी मतलब दोनों जगह क्या लगेगा बेटा, D लगेगा, तो एक जगह CH2D भी आएगा और साथ साथ OD भी आएगा। क्लियर होगी सबको बात, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस पार्ट, Br2 वाटर वाला पार्ट। हम 1 मिनट में हटाइए मत। अच्छा बस इतना ही हटाना है, ये वैसे तूने पहले ही लिख रखा है ना बेटा। यस मैम, हो गया। अच्छा अब आते हैं हम इस वाले पार्ट पे। ये F वाले पार्ट। आपको ये तो पता है Br2 वाटर का एडिशन Cl2 CCl4 जैसे ही होगा, बस फर्क इतना है कि मैंने सॉल्वेंट CCl4 की जगह क्या कर दिया बेटा, वाटर। इससे क्या अंतर आएगा ये देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास एक एल्कीन है इस प्रकार और आपने इसमें हैलोजन डाला और साथ में वाटर डाला, Cl2 वाटर ले लो, Br2 वाटर ले लो, तो क्या होगा, सबसे पहले एज यूजुअल हैलोनियम आयन तो बनेगा ही बनेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये बन गया मेरा हैलोनियम आयन, ठीक है। हमें क्या पूछनी है? हाँ जी, इसमें जो वाटर है वो तो पोलर है, तो फिर हेलोनियम की जगह पहले वाटर क्यों ना अटैक कर ले? बेटा वाटर न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, उसमें d ऑर्बिटल नहीं है, ये अच्छा हाँ, होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हैलोनियम आयन बना यहाँ पे, राइट। अब हैलोनियम आयन बना तो मैंने आपको क्या क्या समझाया था कहानी के थ्रू, कि ये अनस्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ से पुल करेगा ताकि यहाँ दोनों जगह क्या आने लगे, डेल पॉजिटिव। अब यहाँ से खोले इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा। अब कार्बन 1 इसे बोल देते हैं, कार्बन 2 इसे बोल देते हैं। बच्चे ये बताओ कार्बन 1 पे डेल पॉजिटिव स्टेबल है या कार्बन 2 पे? ऑफ कोर्स 1 पे है ना। तो अगर 1 पे डेल पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है तो डेल पॉजिटिव आया यहाँ पे, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, अगर ये वाटर ना होता तो क्या होता, अगर ये वाटर ना होता तो ये अपनी मदद करने के लिए किसको बुलाता, X माइनस को, X माइनस अटैक करता, बॉन्ड खुल जाता, राइट। बट अब क्या हुआ है ये सोचने की बात है। हुआ क्या है, जब ये X ऐसे है और इसने एक X पे अटैक किया, दूसरा X निकल गया, तो यहाँ X माइनस आया ना, और साथ में वाटर प्रेजेंट है, तो ये X माइनस जो है वो वाटर से क्या हो जाएगा, घिर जाएगा, लाइक दिस। थोड़ा सा वाटर से घेरना अच्छे से बना देते हैं। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि आयन है और वाटर पोलर मीडियम है, तो पोलर जो आयंस होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स या आयंस जो भी होते हैं वो वाटर के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हर डायरेक्शन से वाटर इसे क्या कर लेगा, घेर लेगा, और इस तरीके से X माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रेटेड आयन। ये पहले नहीं हो रहा था जब CCl4 था, क्यों, क्योंकि CCl4 क्या था बेटा, नॉन पोलर, और नॉन पोलर X माइनस को घेर नहीं सकता, ये सिर्फ कौन कंपाउंड कर सकता है, पोलर वाला। तो X माइनस टेक्निकली अब जो हो चुका है वो हो गया है हाइड्रेटेड। और क्या आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाली चीज याद है कि जब हाइड्रेटेड आयन होता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, और अगर उसका साइज बड़ा हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे आएगा, उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। लेकिन वहीं पे कोई और जो है जिसका साइज छोटा है कंपैरेटिवली, वो फास्टर
अटैक करेगा। ये सबको कॉन्सेप्ट याद है? हाँ यस मैम। है ना? तो इसी बेसिस पे, क्योंकि अब x माइनस मोटा हो गया है, तो ये बुला रहा है somebody please help me, ऐसे चिल्ला रहा है somebody please help me। तो x माइनस ने सुन तो लिया, बट वो इतना मोटा हो गया कि वो धीरे धीरे जा रहा है। उतने में, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट भी ज्यादा मात्रा में होता है, x माइनस से पहले जाके कौन पहुंच जाएगा? वाटर। और वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तू कहेगा चल छोड़, x माइनस के पीछे क्या पड़ा है, मैं तेरी मदद करता हूँ। वाटर अटैक करेगा और बॉन्ड खुलेगा, और ऐसे में बड़ा ही गजब काम हो गया। क्या? यहां तो x लग गया, लेकिन यहां कौन लगा है? वाटर। और वाटर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, वो तुरंत अपना एक H प्लस जो है हटा देगा, और ये x माइनस और ये H प्लस HX बन के निकल जाएंगे। यहां लेकिन मुझे एक जगह OH मिला, एक जगह X मिला। अब आप समझ रहे हैं? तो ये कहानी जो मैं तुम्हें सुना रही थी कि मार्कोनिकॉव रूल कितना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें अब नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि OH की पोजीशन, OH कहाँ अटैक करेगा, वो डिसाइड होगा कि कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल है। समझ रहे हो? तो OH माइनस विल अटैक वेयर कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल, राइट? यहाँ पे जब x लग रहा था तो प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ा था, x यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, अटैक कहीं भी करे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अब OH अगर दो डिफरेंट जगह अटैक करेगा तो प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा। और इस तरीके का जो कंपाउंड बनता है इसे बोलते हैं हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो जब वाटर और हैलोजन साथ में प्रेजेंट होते हैं तो हैलोजन का एडिशन ना होकर हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है। और केयरफुल रहने की बात यह है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म तो सेम ही होता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता है और वो वहां अटैक करता है जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। मेरी बात सबको क्लियर है? यस मैम। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस एल्कीन में रीअरेंजमेंट तो बच्चों नहीं होना। तो मतलब एक जगह OH एक जगह X, बस ये डिसाइड करो OH कहाँ लगेगा। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये 1 डिग्री, तो OH 2 डिग्री पे लगेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो OH यहाँ लगेगा, X यहाँ लगेगा, and that would be your product F. Is that clear? Let's come and form I and J. तो I and J में क्या होगा बेटा? H वाला तो जो I and H है ये, तो H वाला तो क्या है आपका? सिंपल HCl एडिशन। आपको पता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है और मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है। तो अपना चुपचाप सबसे पहले ये बनाओ और न्यूक्लियोफाइल की जगह आपका क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। यहाँ बस इतना अंतर आएगा कि H की जगह D आ जाएगा। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट सारी चीजें होंगी तो CH2D हो जाएगा और Br हो जाएगा। क्या ये सारे बच्चे I तक का प्रोडक्ट समझ चुके हैं? Is that clear? Shall I rub it? यस मैम। यस मैम। हमें दोबारा बता दीजिए HCl वाला। तो बताओ दोबारा, लास्ट क्लास में बताया नहीं था? H प्लस अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन, सारा काम यही होगा, बस न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस हो जाएगा तेरा। जैसे H प्लस वाटर में तेरा न्यूक्लियोफाइल वाटर था, आपसे न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस हो जाएगा। नहीं होगा? हाँ हीरो, तू भी अपनी में से जो पुराने क्लास का कुछ पढ़कर नहीं आता। अरे मैंने क्लास तो देखी थी पर मैं उसको नोट नहीं कर क्लास पाया देखी, था। थैंक यू सो मच। पढ़ाई भी कर लेना अगली बार। अबे ये होगा, फिर रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और यहाँ पे जाके कौन अटैक कर लेगा? Cl अटैक कर लेगा ना। हाँ बेटा ठीक, हाँ ठीक है चलो। हाँ अब मैं रब कर दूं इसे। हाँ। ओके, तो सबको सारी चीजें समझ आ गई, डिफरेंशिएशन करना आ गया तुम लोगों को, ठीक है? अब काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अभी भी रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू, हम वाटर का ही एडिशन कराएंगे। लेकिन पहला वाटर का एडिशन आप देख रहे थे, एसिड कैटलाइज मैंने लिखा था, है ना? अब ये वाटर का एडिशन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या होता है ध्यान दिया जाएगा। आपके पास एक एल्कीन है,
आप रिएजेंट्स यूज करते हैं HgOAC होल ट्वाइस, H2O, NaBH4 OH माइनस, ये रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं। और इन रिएजेंट्स के चलते जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो प्रोडक्ट वही बनता है अल्कोहल, जैसे पहले बन रहा था एडिशन ऑफ एल्कीन के थ्रू। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे OH कहाँ लगा है, जहां पे ज्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन बन सकता है, मतलब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल तो फॉलो होता ही होता है। बट रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। आपने दो ही तरीके के मैकेनिज्म पढ़े, एक जब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होता है। बेटा आपको यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है? देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज हियर, है ना वाटर पे पॉजिटिव चार्ज है, NaBH4 तो रिड्यूसिंग एजेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता, ना इधर है ना इधर है। जबकि आप एसिड कैटलाइज जब एडिशन कर रहे थे वाटर का तो H+ था, मतलब दैट इज अ फुल फ्लैश पॉजिटिव चार्ज। तो H+ वाटर का एडिशन तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से हुआ। बट सिंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब यहाँ पे वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वाला जो है मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए और वही फॉलो होता है। लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म। यहाँ क्या होता है, ये HgOAC क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए व्हाट इज HgOAC? दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट। अभी OAC क्या है? सबसे पहली बात तो ये है OAC क्या है। OAC क्या है? OC≡CH3, ये होता है OAC। इस वाले जो चीज को ना, ये वाला ग्रुप COCH3, इसको बोला जाता है एसिटाइल ग्रुप, और एसिटाइल ग्रुप को AC लिखते हैं। तो OAC इज O एसिटाइल ग्रुप लाइक दिस। दिस इज व्हाई HOAC इज। एंड ऑब्वियसली आप जानते हैं Hg कोई बहुत आयनिक कंपाउंड तो बनाता नहीं है ना। तो HgOAC कोई ज्यादा आयनिक कंपाउंड तो है नहीं। तो यहाँ क्या होता है, जब ये एल्कीन मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये HgOAC के साथ अटैक करता है। तो आप ऐसे देखिए HgOAC, ये पाई बॉन्ड Hg के ऊपर अटैक करता है और एक OAC जो है वो निकल जाता है मेरा यहाँ से। और इस चक्कर में क्या होता है, ये Hg जो है ये पूरा, क्योंकि आपको पता है इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज तो था नहीं, मैकेनिज्म सेकंड वाला फॉलो होना है, इसका मतलब ये पूरा एज इट इज जाके इसके ऊपर क्या है, चिपक जाएगा। जैसे वो पहले Br- चिपक, Br+ चिपक रहा था, हेलोनियम आयन बन रहा था, वैसे ये कोई मर्क्यूरिक एसिटेट आयन और साइक्लिक अनस्टेबल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बन जाएगी। और कारण आप लोग समझ ही चुके हैं, कारण सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो ये बॉन्ड को पोलराइज नहीं कर पाएगा, तो इसे खुद ही समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज आदमी रहेगा कि मैं इस कार्बन पे लगूं या इस कार्बन पे लगूं, तो दोनों पे कलेक्टिवली जो है वो लग जाएगा। ये वाला जो स्टेप है, जो ये इतना सा स्टेप है, इस वाले स्टेप में सबसे पहले ये हुआ HgOAC की वजह से। अब ये वाटर क्या करेगा, ये समझना है। ये वाटर, एज यू नो, वाटर एक्ट्स अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा है तो ये किसी ना किसी से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चाहे यहाँ से खींचे चाहे यहाँ से खींचे। बट यहाँ से खींचना प्रेफरेबल है क्योंकि इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज अच्छा आएगा, क्योंकि R का प्लस आई इफेक्ट है। तो जब ये मदद मांगेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहेगा मदद करो मुझे, तो कौन आएगा यहाँ पे सामने? वाटर। वाटर जाके इस कार्बन पे यहाँ अटैक कर देगा, ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। और ऐसा करने में आप देख सकते हैं वाटर का OH, मैंने एक H+ मैं पहले मान लेती हूँ कि निकल गया, तो कंबाइन कर दिया मैंने, OH यहाँ लग गया है, CH2 के ऊपर यहाँ कौन लग जाएगा? HgOAC। ये इतना स्टेप 1 से लेकर ये पूरा यहाँ से लेकर ये स्टेप 1 जिससे मैं बोल रही हूँ एक तरीके से, ये वाला जो स्टेप है ये है मेरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराने के लिए आपको दो रिएजेंट चाहिए, ये 1 वाले HgOAC और वाटर, ये दोनों सिर्फ क्या करा रहे हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी का मतलब समझिए ऑक्सीजन, मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और मरकरी दोनों ऐड हुए, ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ OH एंड मरकरी इन फॉर्म ऑफ HgOAC। तो ऑक्सीजन मरकरी दोनों ऐड हुए, इसलिए इसे बोला ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नाउ स्टेप 2 इज डीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है,
ये वाला जो रिएजेंट आपका प्रोडक्ट है ये एज इट इज यहाँ रहता है और इसके ऊपर अटैक करता है NaBH4 इन OH माइनस। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो बेसिक मीडियम में ही प्रेफरेबली काम करता है। NaBH4 हमारा क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि बेसिक मीडियम में ही काम करता है, तो OH मीडियम में काम कर रहा है। ये जो होता है हाइड्राइड, समझते हैं हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, H माइनस है ना, बताया था ना। तो ये एक्चुअली H माइनस डोनर होता है और ये H माइनस जो है इधर अटैक करवाता है और यहाँ से ये HgOH निकल जाता है। तो H माइनस अटैक करता है इसका, तो यहाँ पे OH लग जाता है यहाँ पे और H माइनस का हाइड्राइड आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया CH2H। अब आपको क्या मिल गया, अल्कोहल। बट ये स्टेप में क्योंकि हाइड्राइड आया और मरकरी निकला है, इस स्टेप को बोला जाता है डीमर्क्यूरेशन। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन भी अल्कोहल बनाने का एक तरीका है। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, बट यहाँ जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती है, नो रीअरेंजमेंट। जबकि एसिड कैटलाइज्ड, अगर आप एल्कीन का हाइड्रेशन करें, जब पानी डालें एसिड कैटलाइज्ड की फॉर्म में, तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगी। तो अब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कोई एक ऐसा अल्कोहल बनाना है एल्कीन से, ऐसा अल्कोहल बनाना है एल्कीन से जो कि बिना रीअरेंजमेंट के बन रहा है और मार्कोनिकॉफ रूल का होना चाहिए, तो आप ये रिएजेंट्स यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट हो उसमें और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो, तो आप एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कराइए या एसिड कैटलाइज वाटर का एडिशन कराइए। एम आई क्लियर टिल नाउ? हमें डीमर्क्यूरेशन बताती है। NaBH4 जो है ना वो आपका H माइनस देता है, NaBH4 गिव्स H माइनस, तो ये H माइनस अटैक करता है यहाँ पे और HgOH निकल जाता है। HgOH कैसे निकल जाता है? तो कोई आएगा तो कोई निकलेगा भी सही ना। एक H की ज्यादा एफिनिटी है ना, H का बॉन्ड कार्बन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा रादर देन कार्बन का बॉन्ड मरकरी से। और अभी आप थोड़े टाइम में जस्ट ना भाई आप कुछ ग्रुप्स पढ़ेंगे जिन ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप। जैसे ये है जो HgOH से निकल रहा है ना, ये एक्चुअली यहाँ लीविंग ग्रुप है। और लीविंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो निकलने के बाद खुश रहे। तो HgOH एक ऐसा ग्रुप है जो निकलने के बाद खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि Hg का साइज बड़ा है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी, देख रहे हैं कितना डाउन द ग्रुप आता है। तो अगर साइज बड़ा है तो इस पे जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज अपने बड़े साइज पे डिस्पर्स हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इसको ज्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। बट अगर यार कोई छोटे साइज का ग्रुप होता तो वो निकलने में दिक्कत होता, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो ये निकल सकता है, H माइनस अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बन और H का बॉन्ड पहली बार ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और दूसरा HgOH से अगर निकलेगा तो मरकरी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो मरकरी के इतना बड़ा साइज है, कितने सारे ऑर्बिटल्स उसमें हैं, उन सब में डीलोकलाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और मैम ये इसमें OH नेगेटिव का क्या काम था? OH नेगेटिव कुछ नहीं है, ये NaBH4 बेसिक मीडियम में H माइनस प्रोड्यूस करता है, तो बेसिक मीडियम प्रोड्यूस करने का इसका काम है, और कोई काम नहीं। अच्छा मैम, और ये जो HgOH से निकलता है तो उससे क्या होता है? बस ये निकल गया HgOH, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ इसका। एज अ लिविंग ग्रुप है, अपने आप स्टेबल हो जाएगा। मीडियम में, पोलर मीडियम है, वाटर प्रेजेंट है, अपने आप स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। और ये माइनस OC माइनस प्रेजेंट है, चाहे तो इसके साथ लग जाएगा और HgOH ग्लूकोज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय प्रोडक्ट। अच्छा, और एक चीज और, ये जो HgOH और NaBH4 वाला जो है वो दोनों साथ में डाल दिए जाते हैं कि एक के बाद एक डाला जाता एक के बाद एक डाला जाता है। वैसे तो आप सारा काम एक साथ ही करोगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं होता, तो हालांकि आप इसे आइसोलेट कर सकते हो, इसलिए आप एक के बाद एक ही डालते हो। अब देख रहे हो ये जो कॉमा वाला है ना, ये कॉमा मींस बोथ आर एडेड टुगेदर, एंड 1 2 मींस पहले ये कराया गया फिर ये कराया गया। ठीक है? है? Yes, शैल आई रिमूव दिस? तो अब मुझे बताइए, लेट्स से मेरे पास ये अल्कीन है और यहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। अब आप रिएजेंट्स प्रेडिक्ट करेंगे। एक बार मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, नेक्स्ट में मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ और रिएजेंट्स हमें बनाने हैं। ये प्रोडक्ट बनाना है, फिर एक बार हमें ये प्रोडक्ट बनाना है।
हम क्या क्या रिएजेंट्स यूज करेंगे, व्हाट ऑल रिएजेंट्स वी यूज। और डायरेक्ट एक स्टेप में करना है, ठीक है। तो एक स्टेप में करने के लिए आपको ये तो दिख रहा है कि सब में आप अल्कोहल से बना रहे हैं, मतलब और एल्कीन से बना रहे हैं, मतलब एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनेगा, हाइड्रेशन करा के। अब बस आपको ये देखना है कि आपको रीअरेंजमेंट कराना है या नहीं कराना, और अगर नहीं कराना तो आप क्या यूज करेंगे, कराना है तो क्या यूज करेंगे, और H चाहिए तो क्या यूज करेंगे, D चाहिए तो क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स रिकॉल दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो जस्ट ऊपर किया था। ये तो आपको समझ आ रहा है, इन चारों में आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना, राइट। और इन चारों में आप ये भी देख रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि OH कहाँ लग रहा है, सेकेंड डिग्री पर, और H कहाँ लग रहा है, 1 डिग्री पे। जहाँ कार्बोकेटायन अच्छा बन सकता है वहां OH या OD लग रहा है, तो इसका मतलब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो दैट क्लियरली मीन्स कि आपको कराना क्या पड़ेगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ के लिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, HgOAc H2O NaBH4 OH माइनस। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? अभी फर्स्ट वाले में अगर हम H2 और H2O करते तो H2 क्या होता है, H2 न्यूक्लियोफाइल नहीं है, एक इलेक्ट्रोफाइल तो दाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए बेटा, OH और D। आपको रीअरेंजमेंट नहीं चाहिए, मतलब रिएजेंट तो यही बंदे चाहिए, बस H की जगह क्या चाहिए, D। और H दे कौन रहा था, पिछले मैकेनिज्म को रिवाइज करो, H कौन दे रहा था डीमर्क्यूरेशन में, ये बंदा NaBH4 वाला है ना। तो अगर मुझे H की जगह D चाहिए तो मुझे यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, NaBD4 NOD माइनस, HgOAc होल ट्वाइस H2O, और यहाँ मैं क्या यूज करूंगी, NaBD4 OD माइनस। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब आप तो यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, OD और H चाहिए। OD कहाँ से आ रहा था, OH से। OH कौन दे रहा था, ये वाटर, तो वाटर की जगह पर अपने को कौन डालना पड़ेगा, D2O। HgOAc होल ट्वाइस D2O, पर H ही चाहिए तो यहाँ पे NaBH4 ही डालो, है ना। और यहाँ दोनों जगह D चाहिए, मतलब HgOAc, सबको समझ आ रहा है ना, D2O NaBH4 OD माइनस, क्लियर। यहाँ बताइए, यहाँ आपको रीअरेंजमेंट कराने पड़ेगी, क्योंकि आप 4 मेंबर से कहाँ जा रहे हो, 5 मेंबर में, और वो भी 3 डिग्री बना रहे हो, मतलब आपने सीक्वेंस ऑफ रीअरेंजमेंट्स कराए हैं। हालांकि लग तो OH ही रहा है और H ही रहा है, मतलब आप सिंपल क्या डालेंगे, H प्लस वाटर। क्लियर सबको, यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी देख लिया कि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और H प्लस वाटर वाले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं एक और तरीके के हाइड्रेशन में। शैल आई रिमूव दिस, यस। अब आता है नेक्स्ट तरीके का एडिशन ऑफ वाटर अगेन। बट दैट इज वाया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाउ इसके अंदर क्या होता है, लेट्स से मेरे पास ये एल्कीन प्रेजेंट है, मैं यहाँ यूज करती हूँ B2H6 THF H2O2 OH minus, and what I get is alcohol, but can you just see कि अल्कोहल अब कैसे बना है, OH उस कार्बन पे लगा है जो एक अच्छा कार्बोकेटायन नहीं बना सकता, मतलब दिस पर्टिकुलर हाइड्रेशन इज फॉलोइंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब आप 3 तरीके के पढ़ लेंगे, मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट जो आप पढ़ चुके हैं, और अब आप क्या पढ़ रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। लेट्स लुक एट इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। B2H6 और THF, THF क्या होता है बेटा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। फ्यूरान क्या होता है, फ्यूरान आप लोग जानते हैं इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट इज एरोमेटिक। अब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान में क्या है, डबल बॉन्ड की जगह HH लगा दो सब जगह,
दिस इज टेट्राहाइड्रोफुरान, एक एच उस पे था पहला और तुमने एक एच और लगा दी, तो हर जगह आप देखेंगे दो दो एच प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट इज THF, tetrahydrofuran. This tetrahydrofuran has oxygen which has lone pair of electrons. B2H6 के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी है, बनाना बॉन्ड होता है, और B2H6 में ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि B2H6 का ये जो बनाना बॉन्ड है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है। मतलब B2H6 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। बट हम इसे THF के साथ क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब आप B2H6 को किसी भी उसके साथ यूज करो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, जैसे THF इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अमोनिया किसी के साथ भी अगर आप यूज करते हो तो ये B2H6 को तोड़ के BH3 बना देता है, और जो कि BH3 स्टेबल नहीं होता था क्योंकि उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता था। अब ये वेकेंट ऑर्बिटल BH3 का जो है भर जाता है वाया द इलेक्ट्रॉन्स विच द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप गिव्स। तो ये जो THF है ये बेसिकली क्या करता है, जब B2H6 के साथ रिएक्ट करता है तो इसके अंदर जो BH3 है उसको अलग कर देता है और उसके साथ अपना एक अडक सा बना लेता है, लाइक दिस। तो ओवरऑल मेरा बस मतलब यहाँ कहने का ये है कि B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF विल गिव यू व्हाट, BH3 विच ऑफ कोर्स इज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसके अंदर ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो क्या होता है जब आपके पास ये एल्कीन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसके पास ये BH3 आया और BH3 में आप जानते हैं एक ऑर्बिटल खाली है ना, तो BH3 अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेता है। देखो ये मैंने स्पेसिफिकली ऐसे ही क्यों लिखा है, वाई बोथ द एचेस टुवर्ड्स दिस साइड एंड वन एच इज टुवर्ड्स दिस साइड, क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 एच ऐसे लिख दूंगी यहाँ पे, तो यहाँ एक R ग्रुप है, R ग्रुप बल्कि होगा और बल्कि R ग्रुप विल गोइंग टू रिपेल, तो इसलिए यहाँ 2 एच ना लेके एक एच यहाँ रहता है, क्यों? ताकि यहाँ पे रिपल्शन कम हो। तो BH3 ऐसे ही अलाइन होता है ताकि 2 एच इसके लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड की तरफ हो और एक एच कहाँ पॉइंटिंग हो, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड की तरफ हो। हालांकि यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है इसको टेम्पररी किसने घेर रखा होगा, THF ने, बट THF के साथ जो बॉन्ड है वो सॉल्वेंट का बॉन्ड है। सॉल्वेंट का बॉन्ड बेटा क्या होता है, टूटता बनता रहता है, बन रहा है टूट रहा है, टूट रहा है बन रहा है, ऐसा होता है, कोई परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, टूटता बनता रहता है। तो जब इसे यहाँ पे एक परफेक्ट बॉन्ड, पाई बॉन्ड के अंदर बहुत सारे खूब इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने p ऑर्बिटल में लेना चाहेगा। और जब वो ऐसा करता है, ध्यान से देखेंगे क्या होता है, इसका पाई बॉन्ड टूटने लगता है, और जब इसका पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह पॉजिटिव आएगा, एक जगह नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव यहाँ आएगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ ज्यादा स्टेबल है थोड़ा सा, तो ये जो नेगेटिव आया मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बोरॉन के p ऑर्बिटल में। बोरॉन के बाद 2 H तो यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है। अब जैसे ही बोरॉन एक बॉन्ड यहाँ से बनाने लगता है, आपको ये तो पता होगा ना, जैसे BF3 है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, बट जैसे ही आप F- के साथ अटैक कराते हो BF4- बन जाता है, एक फॉर्मल चार्ज आता है बोरॉन पे। जब भी आप उसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन डालो तो वही हुआ है, क्योंकि जैसे बोरॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेने लगे, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया, और उस नेगेटिव चार्ज का फायदा इस कार्बन ने उठाया, और इस कार्बन ने क्या किया, उस नेगेटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए इस H का बॉन्ड तोड़ना चाहा, तो ये H बॉन्ड पार्शली टूटता है और ये H का बॉन्ड इस कार्बन के साथ पार्शली बनने लगता है। तो इस तरीके का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों को नजर आता है, ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज नॉट ए इंटरमीडिएट, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ऐसा स्टेट जो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट जाने के बीच में बना है, या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के बीच में बना है, जिसमें बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग सारे हम एक साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस ट्रांजिशन स्टेट को, इस जो ये आपका बना है, इसको दोबारा मैं एक बार समझा देती हूँ, अगर नहीं समझ आया तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात आप ये देख रहे हैं, आप B2H6 को THF के साथ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होता है वो B2H6 से BH3 को निकाल के उसे स्टेबलाइज कर देता है। तो B2H6 THF के प्रेजेंस में BH3 और THF के साथ एक ऐसा अडक बन जाता है, और क्योंकि ये सॉल्वेंट है तो इसका BH3 के साथ बॉन्ड बनता बिगड़ता रहता है। तो जब इसे एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स या एल्कीन में नजर आते हैं तो ये एल्कीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो सोचो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह पॉजिटिव आएगा, एक जगह नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव यहाँ स्टेबल होगा तो नेगेटिव यहाँ आएगा,
तो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बोरॉन के ऑर्बिटल में। तो ये पाई बॉन्ड टूटा, या नेगेटिव आया, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बोरॉन के ऑर्बिटल में गए, तो यहाँ से ये बोरॉन के साथ बॉन्ड बनने लगा। जैसे ही बोरॉन का चौथा बॉन्ड बनेगा, बोरॉन के ऊपर एक फॉर्मल चार्ज आएगा नेगेटिव का, जिसको नलीफाई करने के लिए बोरॉन अपना ये एक H का बना हुआ बॉन्ड तोड़ेगा, और H का जो बना हुआ बॉन्ड है जो टूटने से पहले साथ में इसके साथ लग जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे क्या आ गया था, पॉजिटिव, ताकि किसी पे कोई चार्ज ना आए और सब स्टेबल हो जाए। तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जो फाइनल एक प्रोडक्ट में बदलती है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये H लग चुका है, CH2 के साथ कौन लग गया है, ये BH2। Have you all understood this thing? ये एक स्टेप समझ आ गया तो ही आगे समझ आएगा। यहाँ तक सबको समझ है? Shall I move forward? मान लो समझ आ गया, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं इस H को ऐसे लिख दूं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि BH3 का 2 H तो एज इट इज है, और एक H की जगह ये पूरा बड़ा ग्रुप आ गया RCH2CH2 करके, है ना। तो अब ये काम, यही BH, ये वाला काम अब इन एल्कीन के 2 और मोल के साथ होगा। मतलब यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे क्या होगा, फिर से एक एल्कीन आएगा मेरे पास, ये वाला, और अब इस एल्कीन पे ये वाला BH वाला बॉन्ड आएगा, जिसमें एक H इसका यहाँ रहेगा ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, एक यहाँ पर आ गया CH2CH2R, और एक H यहाँ आ गया। और फिर सेम ट्रांजिशन स्टेट होगी, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, सेम ट्रांजिशन स्टेट होगी, सारी चीजें सेम होंगी। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका बॉन्ड इस B के साथ बनेगा, इस B के पास ऑलरेडी एक CH2CH2R है, एक H है, ये वाला H का बॉन्ड इसका टूट रहा होगा, और ये H का बॉन्ड ये ले रहा होगा। फाइनली जब सारा बॉन्ड बन बिगड़ जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस B के ऊपर एक ये CH2CH2R तो था ही, एक H है, और इस पे ये अब इधर रख गया, ये बॉन्ड टूट गया, मतलब यहाँ पे एक और CH2CH2R आ चुका है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके जब तक सारे H इसके रिप्लेस नहीं हो जाते, ये क्या करेगा, अपने सारे H को CH2CH2R से क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। तो मुझे क्या कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे B जुड़ा होगा CH2CH2R थ्राइस। यहाँ तक सब क्लियर है? मैम ये लास्ट वाला स्टेप नहीं हुआ, ये वाला यस मैम, कि बी क्या कर रहा है यहाँ पे। B, ये तो ये हो गया ना, ये रहा ना B, अभी भी इसके 3 ही तो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये 2 H के साथ, तो मतलब अभी भी इसका एक ऑर्बिटल तो खाली है ही। तो ये जो ऑर्बिटल इसका खाली है, ये वापस से बोरॉन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर से ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, नेगेटिव इस B के साथ चला गया, ये H का बॉन्ड टूटा, ये इसने ले लिया, फिर ये बॉन्ड तो टूट गया, ये H इधर चला गया, तो RCH2 CH BH CH2 CH2R ये बन गया। नहीं आया समझ? मैम आ गया, पक्का श्योर? यस मैम। चलिए सबको समझ आ गया? शैल आई रब दिस? इतना सा जो काम अभी मैंने कराया है बेटा, ये सिर्फ एक तरीके से मैं शॉर्ट हैंड में लिखूं, 3 इसके मोल्स एक BH3 के साथ रिएक्ट करे हैं, THF सॉल्वेंट है, और जाके उन्होंने दे दिया है B से CH2CH2R के 3 मॉलिक्यूल्स जुड़े, यही हुआ है। और अभी तक रिएजेंट सिर्फ कौन सा यूज हुआ है, B2H6 THF, सिर्फ यही यूज हुआ है ना। अब नेक्स्ट रिएजेंट काम आता है विच इज H2O2 OH-। तो H2O2 OH- बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जाके क्लीवेज करता है। तो H2O2 तो ये होता है, आप जानते हैं H2O2 ये होता है। तो जब आप H2O2 को तोड़ेंगे एक तरीके से, तो वो 2 OH के मॉलिक्यूल्स देगा ना। इसी तरीके से मैकेनिज्म हमारे लिए इस पार्ट का इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इस पार्ट को बनाना सीखे। आप इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, हर बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह OH आएंगे, और ये दोनों OH किसकी वजह से आए हैं, H2O2 की वजह से आए हैं। तो हर कार्बन और BH का बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह OH आएंगे। तो देखिए क्या होगा, एक बोरॉन 3 OH से जुड़ जाएगा, और 3 मॉलिक्यूल्स इसके निकलेंगे RCH2CH2, जिसके इस कार्बन पे क्या लग गया होगा, OH। तो 3 मॉलिक्यूल्स आपको अल्कोहल के मिले, एक मॉलिक्यूल आपको किसका मिला, बोरिक एसिड का मिला। और ये आप देख सकते हैं ये OH कहाँ लगा है, जहाँ पे कार्बोकेटाइन अच्छा स्टेबल नहीं है, इसलिए ये क्या फॉलो कर रहा है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। समझे सब लास्ट स्टेप?
अक्षर समझ आ गए तुझे? आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए और स्टेप। इस स्टेप को फिर से देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। ये है CH2 CH2R, ऐसे 3 जगह है ना हमारे पास, CH2 CH2R CH2 CH2R, ठीक है। अब आप ऐसे करो, हर इस बॉन्ड को तोड़ो और H2O2 के 2 OH है ना, H2O2 2 OH देगा तो एक OH यहाँ लगा और बॉन्ड के एक बॉन्ड इस OH इस पर लगा, मतलब एक बोरॉन के साथ OH लगा और एक OH इस कार्बन के साथ लगा। यहाँ पे भी सेम काम हुआ, एक OH इस कार्बन के साथ लगा, एक OH बोरॉन के साथ लगा। यहाँ पे भी सेम हुआ, एक OH बोरॉन के साथ लगा, एक इस कार्बन के साथ लगा। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स R CH2 CH2 OH कितनी बार आ गए अपने पास? 3 बार, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। और एक ही बोरॉन पे कितनी बार OH लग गया? 3 बार। तो साथ में क्या मिल गया? बोरिक एसिड। इज दैट क्लियर अश्विनी? यस मैम। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिक रूल है। और क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है रीअरेंजमेंट का, क्योंकि कार्बोकेटाइन टाइप तो कुछ बन ही नहीं रहा, नो रीअरेंजमेंट एट ऑल, है ना बेटा? समझ गए? शैल आई रब दिस? यस मैम। नाउ 3 चीजें आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये जो अल्कीन बनाया, इस पे 3 तरीके से हाइड्रेशन कराए। एक H+ वाटर, दैट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और एक हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या हुआ है? यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलोड बट नो रीअरेंजमेंट, यहाँ क्या हुआ है? मार्कोनिकॉफ प्लस रीअरेंजमेंट। और HBO में क्या हुआ है? एंटी मार्कोनिकॉफ एंड नो स्कोप ऑफ रीअरेंजमेंट, राइट? बट लेट्स नॉट गो इनटू दिस, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। देखो, जब आप इस वाले एल्कीन पे H+ वाटर डालेंगे तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा और इस कार्बोकेटाइन पे वाटर अटैक करेगा, यही होगा ना बेटा? सबसे पहले यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ H लग चुका होगा, फिर इस कार्बोकेटाइन पे वाटर अटैक करेगा, यही होगा, हाँ या ना? बट एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये पता है कि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है और sp2 हाइब्रिडाइज होता है? तो हम लोगों को पता है कि ये जो कार्बोकेटाइन होगा वो प्लेनर होगा। तो अगर ये कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो सोचो, लेट्स से एक प्लेन मैंने ये मान लिया, तो ये कार्बोकेटाइन इस प्लेन पर है, इस पे एक R ग्रुप है, एक H ग्रुप है, एक CH3 है ना? अब ये जो वाटर है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दोनों साइड से अटैक नहीं कर सकता, बोलो हाँ या ना? कर सकता है ना, ये तो प्लेनर है। तो अगर ये अबव द प्लेन अटैक कर रहा है, लेट्स से, तो एक तरीके से मैं बोल रही हूँ, लेट्स से अबव द प्लेन अटैक किया है, तो मैंने लेट्स से H को ऐसे रख दिया, OH अबव द प्लेन आया तो OH मेरा इस तरीके से होगा। और अगर बिलो द प्लेन हुआ है, इसको थोड़ा ऐसे बनाइए, बेटर समझ आएगा आप लोगों को कि ये कार्बन है, एक जगह इसका CH3 है, एक जगह इसका H है, एक जगह इसका R है, जैसे R मैंने ऐसे कर दिया। तो अगर ये अबव द प्लेन है तो OH ऐसे लग सकता है, और नहीं तो अगर ये बिलो द प्लेन है तो OH ऐसे लग सकता है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं ना मेरे पास। तो इस केस में एडिशन सिन हो रहा है, सेम साइड से हो रहा है, ऑपोजिट साइड से हो रहा है, किस साइड से हो रहा है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अबव अटैक और बिलो अटैक दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी रख रहे हैं, ठीक है? बट वहीं पे अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराऊं, आपको इसका मैकेनिज्म याद है कि इसमें HgOAc ऊपर लगता है, और आपको ये याद है कि जब HgOAc वाला कांड हुआ था, जैसे Br2 वाला हुआ था, तो अगर ये अबव द प्लेन होगा तो सिर्फ वाटर कहाँ से अटैक करेगा? बिलो द प्लेन। और ये बिलो द प्लेन होगा तो वाटर अबव द प्लेन अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे ये बात पक्की है, अगर मैं फर्दर काम कराऊं कि यहाँ पे H और OH
हमेशा कैसे लगेंगे? एंटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो Br2 वाला केस है जो हमने पहले पढ़ा था वही वाला केस होगा, है ना। बट वहीं पे अगर आप सपोज इस पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या होगा? अभी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का बेटा मैंने मैकेनिज्म लिखा है, जरा ध्यान दो थोड़ा सा। क्या आप मैकेनिज्म में देख पा रहे थे कि एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है? जब मैं यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रही हूँ तो एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। और आप देख पा रहे हो कि ये BH2 और ये H, जिस साइड से ये H लगेगा उसी साइड से BH2 लगेगा, और जिस साइड से BH2 लगेगा फिर उसी साइड से क्लीवेज करके OH लगेगा। मतलब यहाँ पे 100% क्या होगा? H और OH का सिन एडिशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमेशा सिन एडिशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट है तो मैं एंटी सिन की बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, H सेम प्लेन में लग रहा है, OH से डिफरेंट प्लेन में लग रहा है, कुछ नहीं पता, क्योंकि OH अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों अटैक कर सकता है। लेकिन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में हमेशा क्या होता है? एंटी एडिशन। कितने बच्चे ये सब समझ चुके हैं? थोड़ा बहुत। समझ गए? यस मैम। ठीक, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो लेट्स वाइंड अप। क्लियर है सबको? ओके थैंक यू मैम ओके। हाँ जी, हाँ जी। मैम इसका वीडियो भेज दीजिएगा। हाँ, वीडियो क्लास मैं का। भेज दूंगी। ठीक है अच्छा, और हाँ ये जी। इस वीक भी चलेगी एक्स्ट्रा क्लास? क्या चलेगी? नहीं नहीं, आई विल टेक 1 मोर एक्स्ट्रा क्लास, वो भी अगर मेरा मूड हुआ तो, अदरवाइज नहीं। चलो ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट। थैंक यू मैम। हेलो, क्लास ले रही थी, खत्म हो गई अभी, हो गई, खत्म हो गई।